आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत दूसरी वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर जोर। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील। मेक इन इंडिया के तहत निवेश का न्योता। एसएस अहलूवालिया बने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी संयुक्त समिति के अध्यक्ष। समिति में कुल 30 सदस्य, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नियुक्ति विवाद को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखने की कही बात। उपराज्यपाल का आदेश मानने से इनकार। 18 साल बाद फिर भारत को मिली विश्व स्वास्थ्य असेंबली की अध्यक्षता। WHO को $21 लाख की आर्थिक मदद मुहैया कराने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। कड़ी सुरक्षा के बीच जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पहुंची पाकिस्तान। 6 साल बाद किसी विदेश टीम का पाकिस्तान दौरा। 2 T20 मैच और 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज शुक्रवार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई देशों से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की है। सियोल में एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की हिमायत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एशिया का निर्माण भारत की जिम्मेदारी है। उन्होंने एशिया को विश्व में बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए एशियाई देशों की एकजुटता पर जोर दिया। एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गुआन हे समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। वो आज यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज ही भारत के लिए रवाना होंगे। We can join hands in the mutual benefit of our people and industry. There is a lot that we can do together. For example, there is a potential for cooperation between India's software and Korea's hardware industry. Your car making and our designing capabilities can be put together. Infrastructure, including housing, is another field where we can work together in big way. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के CEO फोरम को भी संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने दक्षिण कोरिया के कारोबारियों को मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में निवेश का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कारोबार के लिए बेहतर हालात हैं। We can join hands in the mutual benefit of our people and industry. There is a lot that we can do together. For example, there is a potential for cooperation between India's software and Korea's hardware industry. Your car making and our designing capabilities can be put together. Infrastructure, including housing, is another field where we can work together in big way. और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल की मशहूर छोंग झील का दौरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने यहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उनके साथ मुलाकात के लिए भारतीय समुदाय के बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। कोरियाई परंपरा के मुताबिक मछलियों को दाना भी खिलाया। कोरिया में मछलियों को दाना खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि सियोल की ये झील किसी जमाने में बहुत ज्यादा प्रदूषित थी, लेकिन बाद में झील संरक्षण और सफाई अभियान के जरिए इसे नया रूप दिया गया।
और सियोल से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हमने देखा कल 10 अरब डॉलर निवेश की बात कही गई, आज सीईओ के फोरम और साथ ही एशियाई देशों के फोरम को संबोधित किया। बाकी आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो किस तरह से खास कार्यक्रम आज के एजेंडे में है? देखिए, आज जो महत्वपूर्ण काम यह होना है कि सीईओ से अलग अलग मिल रहे हैं। वो सैमसंग के सीईओ से मिल रहे हैं, वो एलजी के सीईओ से मिल रहे हैं और वो जा रहे हैं हुंडई में जो शिपिंग यार्ड है कोरिया का, शिपिंग यार्ड के मामले में, शिपिंग बिल्डिंग के मामले में कोरिया बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसको महारत हासिल है पानी के जहाज बनाने में, तो वहां भी जाएंगे। प्रधानमंत्री आज ने सीईओ फोरम में संबोधित किया जैसा कि आपने बताया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री ने सीईओ फोरम में कोरियाई जो सीईओ हैं, कोरियाई जो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज हैं, उनके मन का यह भ्रम दूर करने की कोशिश की कि भारत में ऐसा नहीं है कि जमीन की कमी है। उन्होंने बताया कि भारत में जमीन काफी है, जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां का जमीन एक्विजिशन हो चुका है और वहां अगर चाहे तो कोई भी कोरियाई कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। इसके अलावा वो इनसे भी मिलेंगे, वहां यहाँ जो नेशनल पेंशन स्कीम है उससे भी मिलेंगे, ताकि जो पेंशनर्स हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, उसके पेंशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रीति, मैं यह बताऊं कि प्रधानमंत्री दो तरह की रणनीति पर यहाँ काम कर रहे हैं। एक तो वो कोरिया और भारत के बीच की जो रिश्तेदारी रही है पुराने समय, जो कोरिया के राजा ने भारत की महिला से शादी की थी, उसकी याद दिलाते हैं। दूसरी बात, वो एशिया के नाम पर भारत और कोरिया के बीच में जो एशियाई जो संबंध है, एशिया का दायित्व तो भारत पर और कोरिया पर है, इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, कोरिया एक तरह से केवल उपभोक्ता सामग्रियां भारत में भेजता रहा है, लेकिन जो भारत में तकनीकी, जो कोरिया की तकनीकी महारत है, उससे भारत को अभी तक लाभ नहीं पहुंच पाया है, ताकि भारत की इंडस्ट्री खड़ी हो। इसके लिए भारत के सीईओ जो चाहते हैं, वो चाहते हैं ज्वाइंट वेंचर बने भारत और कोरिया के। अगर मिडिल सेक्टर की इंडस्ट्री है, मध्यम स्तर की जो कंपनियां हैं, उनके बीच में ज्वाइंट सेक्टर बने और जो बड़ी कंपनियां हैं वो खुद जाकर वहां निर्माण का कार्य शुरू करें। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जो दिल को छू लेने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि कोरिया का साइज गुजरात के साइज के बराबर है, लेकिन कोरिया इतना आगे बढ़ गया और गुजरात क्या पूरा भारत उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि दोनों देश एक समय तकरीबन आजाद हुए थे। 15 अगस्त दोनों की आजादी का दिवस है। तो एक मायने में प्रधानमंत्री ने कोरिया के इंडस्ट्रीज, कोरिया के राजनीतिक वर्ग को उनका महत्व समझाने की कोशिश की और यह बताने का प्रयास किया कि भारत में उनके निवेश के लिए बहुत ही माकूल स्थिति है। खास करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन सारे सेक्टरों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत में आप अगर लगाएंगे तो यह एक विन-विन सिचुएशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरिया में जो खूबसूरती दिखती है, वैसी खूबसूरती भारत में दिखेगी। इसकी अहमियत इस बात से भी, लोगों को लाभ होगा और कोरिया की कंपनियों को लाभ होगा, तो कोरिया के आम लोगों को भी लाभ होगा। तो एक तरह से कहें कि एक मैन्युफैक्चर। जी अखिलेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमियत साबित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की दिनचर्या में दक्षिण कोरिया अब शामिल हो चुका है और द्विपक्षीय संबंध के स्तर को अब बढ़ाकर विशेष रणनीति के स्तर तक दक्षिण कोरिया और भारत को लेकर जाना होगा। इससे पहले भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, व्यापार और मेक इन इंडिया में सहयोग समेत 7 समझौतों पर सहमति बन गई है। दक्षिण कोरिया ने भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति पार्क ग्यून-ही के बीच बातचीत के बाद साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक रिश्ते में तब्दील करने का फैसला किया है। राजधानी सियोल स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून-ही के साथ उनकी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात हुई, जिसके बाद दोनों की मौजूदगी में 7 समझौतों पर सहमति बनी। इनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में सहयोग, दोहरे कराधान रोकने के लिए समझौता हुआ है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं प्रबंधन, समुद्री परिवहन एवं बंदरगाहों के प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहयोग के तहत फिल्मों के निर्माण में भागीदारी और दोनों देशों में युवा महोत्सव आयोजित करने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का भी ऐलान किया। I am pleased that we have agreed to upgrade the bilateral relationship to special strategic partnership. The decisions today reflect how seriously we take the new framework of our relationship. Republic of Korea is the second country with which India will have a diplomatic
and security dialogue in 2+2 format. दक्षिण कोरिया भारत के मेक इन इंडिया अभियान और स्मार्ट सिटी बसाने की परियोजनाओं में भी सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत को दक्षिण कोरिया से $10 अरब का निवेश भी हासिल हुआ है। कोरियाई कंपनियां जहाज निर्माण और LNG टैंकर बनाने की तकनीक भी मुहैया कराएंगी, जिसके लिए दोनों देशों के बीच साझा कार्य समूह का भी गठन किया गया है। We intend to deepen our cooperation in defense technology and manufacturing of defense equipment in India. This sector offers huge opportunities in India. I have requested President Park to support the participation of Korean companies in the defense sector in India. Her response has been very, very positive. दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा और राजनय में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे और इसके लिए हर साल एक शिखर सम्मेलन होगा। We also concurred on intensifying cooperation among countries in the Asia-Pacific region by seeking opportunities to work together based on complementarities between the Prime Minister's Act East policy. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में दक्षिण चीन सागर में जहाजों के बेरोक-टोक संचालन का भी मुद्दा उठा। भारत ने कहा कि वो इस मसले पर दक्षिण कोरिया के साथ है। मेक इन इंडिया के लिहाज से कोरिया भारत के लिए महत्वपूर्ण तो साबित हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोरिया को भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं से बहुत कुछ सीखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरिया, जापान और चीन के झगड़े में भारत को इतना नहीं फंसना चाहिए ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हों। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद SS अहलूवालिया भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पीटीआई के मुताबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन ने समिति के अध्यक्ष पद पर अहलूवालिया की नियुक्ति की, जो कल से ही लागू हो गई है। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से हैं। संयुक्त समिति में राज्यसभा से लिए गए सदस्यों में बीजेपी से राम नारायण रूडी, प्रभात झा, कांग्रेस से जयराम रमेश, PL पुनिया, दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, इसके अलावा जेडीयू से शरद यादव, एनसीपी से शरद पवार, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन और बीएसपी से राजपाल सिंह सैनी शामिल हैं। विपक्ष की मांग के बाद 12 मई को भूमि अधिग्रहण विधेयक संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया गया था। समिति मॉनसून सत्र के पहले दिन रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फूड पार्क का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि फूड पार्क बनने से किसानों और मजदूरों को फायदा होता है। राहुल गांधी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमवार को अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। जगदीशपुर इलाके में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने अमेठी में फूड पार्क रद्द करने को बदले की कार्रवाई करार दिया। जिनको झूठा वायदा किया गया था, जिनको कहा गया था कि हमें वोट दो और तुम्हें हम रोजगार देंगे, वो खड़े हुए देख रहे हैं और चुने हुए उद्योगपतियों को पूरा का पूरा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिए वक्त नहीं है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। बदला तो देश की जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से ले लिया है। अब ये सरकार तो बदलाव लाना चाहती है। जो पॉलिसी पैरालिसिस चल रही थी, डिसीजन मेकिंग जीरो पे थी, प्रधानमंत्री फैसला करते थे तो राहुल गांधी कहते थे इस फैसले को तो फाड़ के कूड़े में फेंक देना चाहिए, जिस करके कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा था। और यही कारण कि एक फूड पार्क जो 2 साल में चालू होना चाहिए, 4 साल तक उधर एक काम भी नहीं शुरू हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो पद यात्रा करके लोगों से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रेलवे का कायाकल्प करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसाधन जुटाने में जुटे हैं।
रेल मंत्री ने कल देश के प्रमुख बैंकरों के साथ रेल ढांचा विकास के लिए संसाधन जुटाने के तरीकों पर विचार किया। रेलवे के लिए बने वित्तीय मामलों पर सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे में भारी निवेश की जरूरत है। बैठक में आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत, एसबीआई के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, आईडीएफसी के कार्यकारी चेयरमैन राजीव लाल के साथ साथ रेलवे के आला अधिकारी भी शामिल हुए। सलाहकार बोर्ड के सदस्यों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कोष को आकर्षित करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। 5 साल में रेलवे में 8.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सालाना योजना का आकार भी 2015-16 में दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। रेल बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सुरेश प्रभु ने सलाहकार बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। रेलवे पहले ही एलआईसी के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण के लिए समझौता कर चुका है। यह राशि 5 साल में निवेश की जाएगी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने गैमलिन की नियुक्ति पर हस्ताक्षर करने वाले अनिंदो मजूमदार के ऑफिस में ताला लगा दिया, तो उनकी जगह नियुक्त किए गए राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे। आज सुबह मुख्यमंत्री के आदेश पर दिल्ली सचिवालय में अनिंदो मजूमदार के ऑफिस पर ताला लगा दिया गया। केजरीवाल मजूमदार से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि मजूमदार ने ही उपराज्यपाल के कहने पर गैमलिन की नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए थे। मजूमदार को राज्य सरकार ने शनिवार को ही हटा दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं का सभी अधिकारियों पर असर पड़ता है। We in the Department of Personnel Training is concerned, and I being responsible for the Department of Personnel Training, I would just like to reiterate that every appointment that is being made by the government is made with absolute transparency, absolute objectivity, and under certain set procedures and certain mechanisms. दिल्ली सरकार ने मजूमदार का कार्यभार राजेंद्र कुमार को दे दिया। कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को ये कहकर रद्द कर दिया क्या कि इसके लिए उनकी अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद अधिकारियों को लेकर बहस तेज हो गई। ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में लिखा है कि सर्विसेज के मामले एलजी ही करेंगे। अब उन्होंने डेलीगेशन उसी सर्विसेज में कर दिया है। आफ्टर ऑल दिल्ली गवर्नमेंट बहुत बड़ा है, बहुत एम्प्लॉइज है, तो सिर्फ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स का एलजी के पास जाता है। कांग्रेस ने भी दिल्ली में पहले की सरकारों का हवाला दिया और कहा कि किसी अधिकारी को सियासत की लड़ाई का मोहरा कभी नहीं बनाया गया। Behaving in a fashion which is totally unbecoming of the position they are holding, whether the central government, Home Ministry, or the state chief minister Mr. Kejriwal, they are making a mockery of the government. दरअसल कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में गैमलिन की नियुक्ति पर विवाद ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच पिछले हफ्ते खुले टकराव का रूप ले लिया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल प्रशासन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के जबरदस्त विरोध के बावजूद जंग ने शुक्रवार को गैमलिन की नियुक्ति की थी। अनु दीवान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद और विधानसभाओं की बैठकों की संख्या में कमी और सदन में गतिरोध पर चिंता जताई है। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि राजनीति में मतभेद भुलाकर विकास का काम होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने संसद और विधानसभाओं की घटती बैठकों पर चिंता जताई। It is unfortunate that time devoted by legislation has been gradually declining across the country. The presiding officers' conference more than once have decided that at least 100 days sittings in parliament and in state legislature should take place. राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में गतिरोध की जगह नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से असहमति जताई जानी चाहिए। Dissent should be expressed with decency and within the concerns of the parameters of parliamentary devices. Democracy should compose of 3 Ds: debate, discussion, dissent, dissensions. And there is no additional D, disruption.
इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। आज उस श्रृंखला में हम सब शिष्यवत आपके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हम सब नतमस्तक होकर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको विश्वविख्यात गंगा आरती व भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए आमंत्रित करते हैं। इस मौके पर राज्यपाल के पॉल, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और नेता विपक्ष अजय भट्ट ने भी विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उत्तराखंड विधानसभा के अपने ऐतिहासिक संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां एक ओर तमाम नियमों, संसदीय परंपराओं और व्यापक अनुभवों के आधार पर बहुत से बातों का हवाला दिया, वहीं उनका सबसे अधिक जोर इस बात पर रहा कि सदन ज्यादा से ज्यादा दिन तक चले ताकि लोगों की समस्याओं का वाजिब समाधान निकल सके। कविन राज ठाकुर और साथी भावना चौहान के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन को $21 लाख की आर्थिक मदद मुहैया करवाएगा। जिनेवा में 68वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली की अध्यक्षता ग्रहण करने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया। भारत को यह जिम्मेदारी 18 साल बाद दोबारा मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संसाधन उपलब्धता की असमानता का स्वास्थ्य की असमानता से सीधा संबंध है। 2015 के विकास एजेंडा के तहत जन स्वास्थ्य की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को दुगना करने पर उन्होंने जोर दिया। इन चुनौतियों में संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों के अलावा एंटीबायोटिक प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन का असर और वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज के प्रभाव शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने WHO आपात कोष में $10 लाख का योगदान देने का भी ऐलान किया है। बांग्लादेश ने भारत के साथ नए वाटर ट्रांजिट प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच नदियों के रास्ते परिवहन और व्यापार से जुड़ा यह समझौता 5 साल के लिए होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस करार की मियाद 2 महीने पहले खत्म हो गई थी। दोनों देशों के बीच 1972 में यह करार हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 3000 नॉटिकल मील का जलमार्ग है। नदियों के जलमार्ग के इस्तेमाल से आपसी व्यापार की लागत में 50% की कटौती मुमकिन होगी। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा समझौता भी जल्द होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने दक्षिण कोरिया में अपने सैनिकों को उत्तर कोरिया से सतर्क रहने को कहा है। केरी ने उत्तर कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण और उसके रक्षा मंत्री को दिए गए कथित मृत्युदंड की खबर पर भी चर्चा की। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रहे तनाव के बीच दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर कोरिया को उकसावे वाली हरकतों से बाज आने को कहा। As we see Kim Jong-un engaging in these extraordinary provocative activities, building nuclear weapons against all of the UN conventions, it's dangerous. And nobody quite knows what a reckless person like this fellow will do. So you have to be prepared for every eventuality. केरी ने साइबर सुरक्षा और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा की। उन्होंने साइबर हमलों से निपटने के लिए विश्व समुदाय से एक होने की अपील की। Worldwide, the risk and frequency of such attacks is on the increase. America's policy is to promote international cyber stability. The goal is to create a climate in which all states are able to enjoy the benefits of cyberspace. उत्तर कोरिया की ओर से नई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण और उसके रक्षा प्रमुख को कथित मृत्युदंड की खबर के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रमादी शहर को आईएस के कब्जे से आजाद कराने के लिए इराकी सेना ने लड़ाई तेज कर दी है। बीते 72 घंटों में गठबंधन सेना ने रमादी पर 19 बार हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ इराकी सुरक्षा बलों की मदद के लिए स्थानीय लड़ाके भी रमादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आईएस ने 3 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद रविवार को रमादी पर कब्जा कर लिया था। रमादी में पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने 500 लोगों की हत्या कर दी है, जबकि भाग रहे सैकड़ों लोगों को आतंकियों ने बंधक बना लिया है। पश्चिमोत्तर कोलंबिया में हुई भारी बारिश और उसके भूस्खलन से 48 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत भी हुए हैं। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सबसे ज्यादा तबाही कोलंबिया के एंटियोकिया प्रांत में हुई है। राहत और बचाव की टीमों को रवाना कर दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की तादाद में और इजाफा हो सकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मानुएल सांतोस ने पीड़ित इलाकों का दौरा करके लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है।
पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। क्रिकेट प्रेमी करीब 6 साल बाद अपनी सरजमी पर खेल का आनंद उठा सकेंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम द्विपक्षीय सीरीज के लिए आज तड़के लाहौर पहुंची। जिम्बाब्वे 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम के बस पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पहुंचने वाली पहली टीम है। पाकिस्तान ने दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इस दौरे पर दोनों देशों के बीच लाहौर में 2 T20 और 3 वनडे मुकाबले होंगे। पाकिस्तान सरकार और क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद दूसरे देश भी पाकिस्तान आने को तैयार होंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल अपने निवास पर भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को पहले बधिर एशिया कप क्रिकेट 2015 में उप विजेता होने के लिए मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामना दी। खुशियां तितलियों की तरह होती हैं, उनके पीछे भागोगे तो हाथ नहीं आएंगी। ये खूबसूरत लाइनें अंग्रेजी भाषा की बेमिसाल लेखक रस्किन बॉन्ड की हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनकी कहानियों और उपन्यास में प्रकृति का अनूठा चित्रण मिलता है। उनकी कहानियां मानवीय रिश्तों का नया फलक पेश करती हैं। राज्यसभा टीवी की तरफ से इस बेहतरीन लेखक को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शब्दों का एक जादूगर, जिसके शब्दलोक में वादियों की ताजगी का एहसास होता है, जिसकी रचना से संसार में नदियों और झरनों का संगीत सुनाई देता है। ये जिक्र है अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड का। 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में अंग्रेज परिवार में जन्मे रस्किन बॉन्ड का बचपन जामनगर, देहरादून, शिमला और मसूरी में बीता। Advice for a budding writer. Well, the first sentence is always the most difficult. So get that down on paper and then proceed onwards. 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ लिखा, जो 21 साल की उम्र में प्रकाशित हुआ। उन्होंने फिल्मकारों को भी प्रभावित किया। उनके उपन्यास अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल ने 1978 में जुनून फिल्म बनाई। और कुछ नहीं है जावेद भाई, आंखें बंद रखने की हम लोगों ने लत पाल रखी है। अरे मेरठ के बाद इतनी सारी छावनियों में बगावत हो गई, वो कुछ नहीं है। दिल्ली में बहादुर शाह की हुकूमत का ऐलान हो गया, वो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, नाम भर का शहंशाह है वो। असली हुकूमत बागी सिपाहियों के हाथ में है, वो भी चंद दिनों के लिए। रस्किन ने बच्चों के लिए भी कई कहानियां लिखी। उनकी कहानी पर विशाल भारद्वाज की ब्लू अम्ब्रेला फिल्म खासी चर्चित हुई। छतरी का उड़न खटोला, डोले तो लागे हिंडोला। छतरी का उड़न खटोला, डोले तो लागे हिंडोला। उड़े कभी भागे कभी दौड़े, कभी समझ न मानी छतरी। उनके उपन्यास सुजैना 7 हस्बैंड्स पर 7 खून माफ फिल्म बनी। रस्किन की रचनाओं में मानवीय रिश्तों के अलग अलग पहलू नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत दूसरी वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर जोर। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील। मेक इन इंडिया के तहत निवेश का न्योता। एसएस अहलूवालिया बने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी संयुक्त समिति के अध्यक्ष। समिति में कुल 30 सदस्य, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नियुक्ति विवाद को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखने की कही बात। उपराज्यपाल का आदेश मानने से इनकार। 18 साल बाद फिर भारत को मिली विश्व स्वास्थ्य असेंबली की अध्यक्षता। WHO को $21 लाख की आर्थिक मदद मुहैया कराने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। कड़ी सुरक्षा के बीच जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पहुंची पाकिस्तान। 6 साल बाद किसी विदेश टीम का पाकिस्तान दौरा। 2 T20 मैच और 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज शुक्रवार से।